आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे इस मूवी का नाम है लकी भास्कर। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1989 से, जहां हम मुंबई में मूवी के मेन कैरेक्टर मिस्टर भास्कर को देखते हैं। तभी कुछ सीबीआई ऑफिसर आकर उसे उसी के बैंक जहां वो काम करता था वहां ले जाते हैं, जहां रिकॉर्ड्स देखने पे पता चलता है कि एक आम से बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट में 100 करोड़ की राशि पड़ी हुई है। फिर यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम लकी भास्कर को देखते हैं जो एक आम जिंदगी जी रहा है। मीन्स कि वो ऑफिस आता है, काम करता है, बैंक के सारे मेन मेन काम की जिम्मेदारी भास्कर पूरी करता है। यहाँ हम भास्कर के दोस्त प्रहलाद को देखते हैं जो कि उसी के साथ पढ़ता था, लेकिन फेल होने के कारण वो उसी के बैंक में एज ए पीएन काम करता है। एज ए साइड इनकम भास्कर लोगों के काम कर दिया करता था। तभी उसके बैंक में एंथनी नाम का एक बंदा आता है जो कहता है कि अगर वो उसे 2 लाख का लोन दिलाने में मदद करे तो वो उसे पूरे 10% ब्याज देगा। लेकिन भास्कर उसे मना कर देता है और घर चला जाता है। जहां हम उसकी फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसके फादर हैं जो कि एक अकाउंटेंट हैं, लेकिन अब वो बहुत ही कम बोलते हैं। फिर हम उसकी वाइफ सुमिति और बेटे को देखते हैं। सुमिति के भाई के बेटे की बर्थडे पार्टी में सभी परिवार जाते हैं, जहां उसकी मदर सुमिति से कहती है कि वो क्यों इस भास्कर के पीछे पड़ी हुई है, वो उसकी शादी एक अमीर लड़के से करवा देंगे। लेकिन सुमिति अपनी माँ से कहती है कि आखिर वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। इस पे वो गुस्सा होकर पार्टी से निकल जाती है। तो भास्कर उन्हें रास्ते से वड़ा पाव खिलाने के लिए एक रेडी पे रुकता है। यहाँ पे उसके पास 3 वड़ा पाव के पैसे भी नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ 2 ही ले पाता है। दुकानदार उसे एक वड़ा पाव एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है। भास्कर, जिसके पास उसकी ईमानदारी से काम करते हुए वड़ा पाव खरीदने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन अपने काम के चलते उसे इंतजार था कि एक अच्छे प्रमोशन के साथ उसकी ये सारी चीजें सही होंगी। इसके बाद हम एंथनी को दोबारा भास्कर के पास देखते हैं, जो कि उसे कहता है कि उसे 2 लाख की जरूरत है, जिसे वो कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा, बल्कि उसका ट्रांसपोर्ट का एक बिजनेस है जिसमें उसका दोस्त मलेशिया जैसी कंट्री से ब्रांडेड टीवी शिफ्ट करने वाला है। भास्कर उसकी मदद तो करना चाहता है, लेकिन अपना करियर और जॉब के कारण उसे मना कर देता है। अब जब वो बैंक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि प्रमोशन तो किसी और को मिल गई है, जो कि बंगाली था, और जीएन साहब भी बंगाली थे, तो जरूर उनकी सांठ-गांठ के कारण ऐसा हुआ था। तो वो वहां जाकर लड़ाई करने लगता है। तो जीएन साहब उसे नौकरी से निकालने ही वाले होते हैं कि बाकी के स्टाफ मेंबर आकर जीएन साहब से ऐसा ना करने को कहते हैं। वहीं भास्कर वापस आकर नॉर्मल डेज की तरह अपना काम करने लगता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई इतना सहनशील कैसे हो सकता है, लेकिन भास्कर के मन में कुछ और ही होता है। वो एंथनी से फोन करके उन्हें बुलाता है और कहता है कि उसे 2 लाख रुपए चाहिए थे, तो ये ले 2 लाख रुपए। इसके ऊपर 10% नहीं बल्कि 20% ब्याज चाहिए। 10 मेरा और 10 प्रहलाद का। एंथनी पैसे लेकर जाता है अपने दोस्त के पास और टीवी कस्टम से छुड़वा के आता है, जिससे उसको अच्छा खासा मुनाफा होता है। अब इसके बाद भास्कर के मन में लालच आ जाता है, तो वो इन्हीं पैसों का घपला करके एंथनी को कस्टम से माल छुड़ाने में हेल्प करता रहता है। ऐसा करते करते मुनाफा बढ़ता रहता है और फिर वो अपने बच्चे के बर्थडे पे पार्टी देता है। पार्टी बहुत जोरदार होती है, जिसमें भास्कर ने गली मोहल्ले, आस पड़ोस और ऑफिस के कलीग्स को भी बुलाया होता है। इसी पार्टी में एंथनी एक लास्ट लेकिन बड़ी शिपमेंट के बारे में बताता है, जिसमें 3 बड़ी कार्स को दुबई से आने वाली थी, जिसके लिए 10 लाख की जरूरत थी। 10 लाख 1989 में एक बड़ी रकम थी। प्रहलाद तो इस काम के लिए हाँ कर देता है, लेकिन भास्कर जानता था कि लालच बुरी बला है, तो वो इस काम के लिए मना कर देता है। घर आकर वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पार्टी पसंद आई, तो उसके बेटे की आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि पापा, जब मैं अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाता था तब सब दोस्त कहते थे आ गया साला फोकट में केक खाने। आज जब मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में उनको केक खिलाया तो उन सब का मुंह बंद हो गया। तो आज वो बहुत ही खुश है।
अब इसके बाद भास्कर डिसाइड करता है कि वो परिवार के लिए सब कुछ करेगा। तो वो अगले दिन 10 लाख का जुगाड़ लगाने के लिए अपने बैंक में लग जाता है और इंतज़ार करने लगता है अपने मैनेजर्स के जाने का। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कभी कोई मैनेजर आ जाता है तो कभी नोट कम पड़ जाते हैं। लेकिन आखिर में वो 10 लाख का इंतज़ाम करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके बाद वो एंथनी के पास जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है जहां एंथनी बताता है कि वो जिस डीलर के साथ कारों की डील करने वाला था उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो अब इन कारों की डील कैसे होगी? बैंक भी बंद हो चुके थे और वो इन पैसों को घर ले जाकर क्या करेगा? लेकिन भास्कर जो है वो अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि शहर में और भी तो डीलर्स होंगे, वो उनसे कांटेक्ट करें और डील करें। एंथनी यहाँ महाराष्ट्र से सीधा गोवा के एक बड़े डीलर को फ़ोन करके डील करता है, जहाँ डीलर कहता है कि वो गाड़ियाँ खरीद लेगा, लेकिन आज रात ही गाड़ियाँ उसे चाहिए। तो ये लोग 3 ब्रांडेड कारों को लेकर रात को ही निकल पड़ते हैं गोवा की ओर। और रास्ते में इन्हें नाके पे इन्वेस्टिगेशन भी होती है, लेकिन दिमाग लगाकर कुछ भिखारियों को ये लोग एमएलए बनाकर गाड़ी में बैठा दिया जाता है, जिससे डर कर पुलिस वाले इन्हें आगे जाने का रास्ता दे देते हैं। गोवा पहुंचकर इनके डीलर इन्हें अच्छा मुनाफा देकर गाड़ियां खरीद लेते हैं। इस मुनाफे के बाद हर किसी की लाइफ सेट हो चुकी थी। अब एंथनी भी इन्हें बाय बोलकर फौरन अपने बेटे के पास जाकर वहीं सेटल होने वाला था। भास्कर के पास अभी भी 6 लाख पड़े थे, तो वो अपने भाई को अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए वो 6 लाख दे देता है। फिर कुछ दिन और बीतते हैं तो उसकी ईमानदारी को देखकर बैंक के ओनर मिस्टर राजीव उसका प्रमोशन कर देते हैं। उसे अच्छी पोस्ट मिल जाती है, साथ ही उसकी सैलरी भी 20% बढ़ जाती है। तो उसके दिमाग में आता है क्यों ना इस पोस्ट को बढ़िया से इस्तेमाल किया जाए। करंट सिनेरियो में हम उसी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखते हैं जो भास्कर से पूछता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम उसके अकाउंट में कैसे आई। अब यहाँ से कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है, तो हम देखते हैं भास्कर जिस बैंक में काम करता था उस बैंक का नाम था मगधा बैंक, और दूसरी बैंक जिससे इनका बैंक लोन दिया करता था उस बैंक का नाम था कटारी बैंक। तो यहाँ एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम हर्षा मेहरा है, जो बैंक टू बैंक लोन लिया करता था। इसके लिए वो कैश नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करता था, जिसे कि बीआर कहते हैं। मीन्स की बैंक रिसिप्ट्स जिनके अमाउंट बहुत बड़े होते हैं, मीन्स की 20 से 50 करोड़ के आसपास। तो इस तरह से लोन का अमाउंट जो है वो बढ़ता जाता है। मगधा बैंक को इसका फायदा भी होता है क्योंकि हर्षा मेहरा बैंक को बहुत मोटा कमीशन दिया करता था। तो ऊपर के लोग राजवीर सर और जीएम साहब हर्षा मेहरा को लोन दे दिया करते थे। लकी भास्कर को जो है वो अपना दिमाग लगाता है और कटारी बैंक पहुंचकर उनसे कहता है कि आप लोग जो बीआर इशू कर रहे हैं उनका अमाउंट काफ़ी मोटा है, और पहले आपने जितने भी अमाउंट के बीआर इशू किए हैं उनकी डिटेल चाहिए। साथ ही वो हर्षा मेहरा जिसका अकाउंट उनके बैंक में था उसका भी स्टेटमेंट मांगता है, लेकिन उस बैंक के मैनेजर भी पहले से ही बिके हुए होते हैं, तो वो बैंक स्टेटमेंट देने से मना कर देते हैं। भास्कर समझ आता है कि इस बैंक के मैनेजर्स को भी मोटा कमीशन दिया गया है, तो उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो 2 नंबर के इस काम को 1 नंबर में बदलने के लिए अपने कुछ दोस्तों का सहारा लेता है, और जो मोटे मोटे बीआर वो अपने बैंक के थ्रू कटारी बैंक को फॉरवर्ड किया करता था, जिसके बदले में उसे मोटा कमीशन मिलता था। उसे 1 नंबर में करवाने के लिए पहले वो अपना एक लकी ड्रा निकलवाता है और फिर अपनी वाइफ का एक इंटरनेशनल बिजनेस ओपन करवाता है सुमिति होम किचन के नाम से। यहाँ पे उसका सारा जो काला धन होता है उसे वाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर वो मोटे पैसे छापता है। एक बार की बात है कि जब वो अपनी बहन की शादी के लिए ज्वेलरी शॉप में जाता है, लेकिन उसके कपड़े देखकर ज्वेलरी शॉप का जो ओनर है वहाँ उसे कोई भी भाव नहीं देता है और ना ही महंगी ज्वेलरी वो लोग दिखाते हैं। तो इससे भास्कर का जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है। वो जाता है, वो सबसे पहले महंगी गाड़ी खरीदता है, फिर महंगे कपड़े खरीदने के बाद वो उसी ज्वेलरी शॉप में जाता है और एक रो में लगे सारे डायमंड को खरीद लेता है। शो वाले की बोलती इस तरह से बंद हो जाती है। वो पहले चेक की जगह कैश लेने की जिद कर रहे थे, लेकिन अब वो हाथ जोड़कर चेक लेने पे आ गए थे।
भास्कर की लाइफ अब सही चल रही थी। सारा कर्जा अब उसने चुका दिया था, साथ ही आस पड़ोस में उसकी इमेज बन चुकी थी। साथ ही पैसा भी 2 नंबर से 1 नंबर में कन्वर्ट हो गया था। तो उसमें ईगो आ जाता है, जैसे कि लोगों से तू तड़ाक करके बात करना, वाइफ को टाइम ना देना, जिससे सुमिति को अच्छा नहीं लगता। वो वापस से पहले वाला भास्कर बनने की ट्राई करता है। लेकिन एक दिन उसके पास कटारी बैंक का मैनेजर आता है और कहता है कि उनके बैंक में लॉकर्स ख़त्म हो गए हैं, तो उन्हें अपनी वाइफ का कुछ सामान रखवाना था। तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो उनके बैंक में लॉकर ओपन करवा के वहाँ पे रखवा दे। और बातों ही बातों में जब वो बिया देखता है तो कहता है कि ये बिया तो उनके बैंक ने कभी साइन ही नहीं किए हैं। मीन्स कि बिया फेक होते हैं, जिसे देखकर दोनों की हालत पतली हो जाती है। इनफैक्ट कटारी बैंक का मैनेजर जो होता है उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंचाने तक उसकी मौत हो जाती है। भास्कर यहाँ डिसाइड करता है कि वो हर्षा मेहरा को एक भी रुपीस का लोन जो है वो इशू नहीं करेगा, साथ ही जो पुराना लोन चल रहा है उसे क्लियर करेगा। फिर सोचेगा कि उसे पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। हर्षा मेहरा अपनी जेब के नहीं बल्कि बैंक के पैसों को भी शेयर मार्केट में लगाकर उथल पुथल कर रहा था। भास्कर की लाइफ अब क्रिटिकल होती जा रही थी। घर पे उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था, कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। साथ ही हर्षा का लोन पास ना करवाने की वजह से उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा था। यहाँ तक कि बड़े बैंक या आरबीआई के लोग अगर इन्वेस्टिगेशन करते तो उसके भी लेने के देने पड़ जाते। एक दिन जीएन साहब उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो हर्षा का लोन जो है वो क्यों नहीं पास कर रहा है। तो भास्कर कहता है कि लोन अमाउंट बहुत बड़ा है और ऊपर से उन्होंने जो बिया दिए थे उससे जब वो कटारी बैंक से वेरीफाई करवाने गया तो वो भी फेक निकले। फेक डॉक्यूमेंट के कारण अमाउंट इधर से उधर हो रही है। वो कहता है कि वो चाहे तो रिजाइन डाल देता है, आप साइन कर दीजिए और इन्हें जो अमाउंट चाहिए वो इन्हें दे दीजिए। जीएम साहब गुस्से से उसे देखने लगते हैं, लेकिन भास्कर जो है वो अपनी जेब से रेजिग्नेशन लेटर निकाल कर सबके सामने रिजाइन कर देता है और कहता है कि अब मेरा इस बैंक से कोई लेना देना नहीं है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम उन्हीं सीबीआई ऑफिसर्स को देखते हैं। इसमें से एक सीबीआई ऑफिसर भास्कर से पूछताछ कर रहा है, जिसके बाद वो कहता है कि उसके अकाउंट में 100 करोड़ पड़े हैं और वो उसे कैसे कमाए हैं इसके बारे में उसे सब कुछ पता है। अगर वो चाहे तो वो उसे बचा सकता है और कहता है कि ये 100 करोड़ बैंक में डालकर हर्षा मेहरा का जो लोन अमाउंट है उसे बराबर कर दे तो वो बच सकता है। अब भास्कर ने 3 साल मेहनत करके जो 100 करोड़ कमाए होते हैं, अगर वो बैंक में ट्रांसफर नहीं करेगा तो आरबीआई इन्वेस्टिगेशन के कारण बैंक पे सील लगेगी। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी और साथ ही शेयर मार्केट भी उथल पुथल हो जाएगा। मीन्स कि एक तरह से पूरे देश की इकोनॉमी भी हिल जाएगी। तो भास्कर अपने पैसे बैंक को देने के लिए तैयार हो जाता है और हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। सीरीज के लास्ट में हम देखते हैं कि भास्कर का जो चेक होता है इन्हें मिलता है, उसके अकाउंट में 100 करोड़ मिलते ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो होता है कंप्यूटर इतने स्लो चल रहे होते हैं कि हर दिन की जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट शो नहीं करती थी, जिसमें कि 1 महीने का टाइम लग जाता था। तो भास्कर ने यही गेम खेली थी। उसने अपने यूएस में बैठे हुए भाई को फ़ोन किया था कि उसे वहाँ एक आलीशान होटल खरीदना है। इसके बाद उसने एंथनी को फ़ोन करके वीज़ा और पासपोर्ट अरेंज करके जो होटल खरीदा था उसका नाम भास्कर रखा था, जिसके में उसकी हेल्प करी थी उसके फादर ने, जो कि एक सीए थे। वहीं हर्षा द्वारा जो लिया गया लोन था अब उसके बैंक के जीएम और मैनेजर सब पे भारी पड़ रहा होता है, जिसके बाद उन्हें जेल हो जाती है। लेकिन भास्कर जो है वो फौरन में एकदम से सेटल हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।